हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 2 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डाल दिए हैं 2 वीडियो। अब अपन चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लायक है उसको मैंने बता दिया है। अब चैप्टर नंबर 2 है वो आपको सबसे पहले बताना है। ये 5 अंक का है। कितने अंक का है? यानी 5 मार्क्स का ये है बोर्ड के अंदर, ये ध्यान रखना है। अब इस 5 अंक में से क्या है? 5 अंक में से ये है बच्चों कि अपने एक अंक तो है ऑब्जेक्टिव का, जो 1 मार्क्स है वो तो है ऑब्जेक्टिव का। यानी 1 मार्क्स किसका है? ऑब्जेक्टिव का। एक सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर उसके बाद 4 अंक का आएगा एक बड़ा सवाल जिसको कहेंगे निबंधात्मक। यानी जो अपन कहेंगे कि जो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा निबंध टाइप का, वो एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। ये क्वेश्चन नंबर 19वां होगा और इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। फर्स्ट यानी इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे अथवा होगा। ठीक है, इसमें 4 नंबर में 4 भाग होंगे, 3 भाग होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये जो बड़ा क्वेश्चन होगा इसके इन्होंने टुकड़े करे होंगे। 1 नंबर का उसमें एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 4 अंक वाला पर्सन है। अगर दूसरा चैप्टर आप अच्छा याद कर लेते हो तो आपको 4 अंक है, उस 4 अंक में से 4 अंक मिल सकते हैं बड़े वाले सवाल में। और आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो आपको 1 में से 1 अंक मिल सकता है। तो 5 नंबर आराम से मिल सकते हैं आपको। ये चौथा पर्सन है, जो 19वां पर्सन है, वो ऑप्शन मिलेंगे। तो आप दूसरे चैप्टर को अच्छी तरह याद कर लो ताकि आपके 5 नंबर पूरे हो जाए। मैं बड़े सवाल है उनको लिखा दूंगा, उसी में से सवाल मिलेंगे आपके। ज्यादा संभावना मेरी यही कहती है कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो क्वेश्चन होंगे वही इसमें आएंगे। तो अपन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल की शुरुआत करते हैं बच्चों। अब अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें लगभग अपन क्या है 60-70 क्वेश्चन है, उनकी स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल की। अब सबसे पहला सवाल अपन पूछ रहे हैं आप लोगों से, पुष्प की कृषि कहलाती है कौन है? कौन सी ऐसी मतलब विश्व पुष्प की कृषि क्या कहलाती है विज्ञान की भाषा में? सबसे पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा वर्मीकल्चर, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा है फ्लोरिकल्चर। अपन जानते हैं एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन करना। मधुमक्खी पालन को अपन क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। तो ये तो हो गया गलत। वर्मीकल्चर मतलब केंचुए का वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन कर उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, उसको कहते हैं वर्मीकल्चर। और अपन कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि की जाती है जिसमें, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर नाम से ही पता चलता है, फ्लावर मतलब होता है पुष्प। क्या होता है? जिसमें पुष्प की खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पुष्प की कृषि का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं? जो आवर्त बीजी पादप है उसमें परिपक्व जो परागकोश होता है, ये जैसे परिपक्व परागकोश है, तो इसमें कितनी लघु बीजाणुधानी है? तो अपने को कहना है इसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। जो परिपक्व परागकोश होता है, कैसा परागकोश है? जो परिपक्व परागकोश है आवर्त बीजी पादपों में, किसमें? आवर्त बीजी पादपों में, उसमें कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं या परागकुटी होती हैं? तो आपको बताना है। उत्तर होगा 4। कितनी होगी? 1 2 3 4। इनमें परागकण भरे होते हैं। इनमें क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। ठीक है, अब सवाल आया परागकण। परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? आप 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी में, दूसरा ऑप्शन है गुरु बीजाणुधानी में, तीसरा ऑप्शन है कायिक कोशिका में और चौथा ऑप्शन है मादा युग्मोद्भिद में। तो परागकण अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि परागकण किस में भरे होते हैं? लघु बीजाणुधानी में। तो इसका उत्तर होगा लघु बीजाणुधानी। ठीक है, फिर अगला सवाल है लघु बीजाणुधानी की कौन सी परत परागकणों को पोषण देती है? यानी कौन सी परत परागकणों को पोषण देगी? परागकण है, इसकी 4 परत है। सबसे पहले होती है बाह्य त्वचा, फिर होता है अंतःस्तर, फिर मध्य परत और सबसे अंदर होती है टेपिटम। तो परागकणों को पोषण देने का काम कौन करता है? ये टेपिटम करती है। कौन करती है? टेपिटम। बाह्य त्वचा, ये मध्य परत
और एंडोथीशियम, ये तीनों परागकण हैं उसके परागकोश के स्फुटन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये तीनों परतें परागकोश है उसके स्फुटन के लिए उत्तरदायी होती हैं और पराग जो अपन कह रहे हैं उसके परागकोश है उसके संरक्षण में सहायता करती है, यानी उसको सुरक्षा देती है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा टेपिडम। फिर अगला सवाल है लघु बीजाणुधानी की कौन सी परत पर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। ये लघु बीजाणुधानी, इसकी 4 परतें हैं। सबसे पहली परत है बाह्य त्वचा, फिर है अंतःस्तर, फिर उसके बाद मध्य परत, फिर टेपिडम। तो कौन सी परत होती है जिसके ऊपर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, जो परागकोश है उसको उससे जल का अवशोषण करती है परागकोश की शुष्क अवस्था में और उसकी स्फुटन उत्तरदायी है। तो आपको बताना है एंडोथीशियम। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है कई बार कि लघु बीजाणुधानी की कौन सी परत होती है जिसमें अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां होती है, तो आपको अंतःस्तर बताना एंडोथीशियम। और ये सवाल भी परीक्षा में कई बार आ चुका है कि कौन सी परत है जो परागकणों को पोषण देती है, तो इसका उत्तर होगा टेपिडम। ये आपको बताने आंसर। बच्चों अपन ने 5 सवाल पढ़ लिए थे, अब 5 सवाल अपन और डिस्कशन करेंगे। सवाल अपने सामने थोड़े कंफ्यूजिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग सोचोगे कि ये कैसे सवाल है, लेकिन इन्हीं में से सवाल बनेंगे आपके। अब अगला सवाल है परिपक्व टेपिटम होती है, यानी जो परिपक्व टेपिटम है वो एक्चुअल में कैसी होती है। आपको पता ही है कि जो बनती है टेपिटम वो एक केंद्र की होती है, लेकिन उसमें अंतःसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण एक से अधिक केंद्रक बन जाते हैं। तो अंतःसूत्री विभाजन में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन उसके चैप्टर कोशिका ध्रुव और कोशिका भित्ति नहीं बनती है, जिसके कारण वो बहु केंद्र की होती है। तो परिपक्व टेपिटम कैसी होती है, पहला ऑप्शन है एक केंद्र की है, दूसरा ऑप्शन है द्वि केंद्र की है, तीसरा ऑप्शन है त्रिकेंद्र की है और चौथा ऑप्शन है बहु केंद्र की है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने बता दिया होगा इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होता है बहु केंद्र की है। ठीक है, फिर अगला सवाल है लघु बीजाणु या परागकण कहाँ होते हैं। लघु बीजाणु या परागकण होते हैं कहाँ, तो आपको बताइए लघु बीजाणुधानी में होते हैं, लेकिन लघु बीजाणु या परागकण होते हैं ये लघु बीजाणु जनन क्रिया से बनते हैं। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। कौन सा होता है, अर्धसूत्री होता है। और ये लघु बीजाणु बनते हैं जिनको परागकण कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं जिनको चतुष्क कहते हैं। ये लघु बीजाणु या परागकण होते हैं, अगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है, त्रिगुणित कोशिका या बहुगुणित कोशिका है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित। इसका कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो आप तुरंत उत्तर दे दोगे कि लघु बीजाणु या परागकण कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फिर परागकण करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित रखने का कार्य कौन सा कार्बनिक पदार्थ करता है। ये सवाल बहुत बार आपने पढ़ा होगा और आपके सर ने भी बताया होगा कि परागकण है उसको जीवित जीवाश्म की तरह कौन बनाए रखता है, परागकण करोड़ों सालों तक सुरक्षित कैसे रहता है। ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जिसके ऊपर अम्ल क्षार या किसी का प्रभाव नहीं होता है, यानी जिसके कारण परागकण करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहता है। पहला ऑप्शन है लिग्निन, दूसरा ऑप्शन है हेमिसेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन अभी तक ज्ञात सभी कार्बनिक पदार्थ है उसमें सबसे कठोरतम कार्बनिक पदार्थ है। इसके ऊपर किसी एंजाइम का प्रभाव नहीं होता है, तापमान का प्रभाव नहीं होता है। बाह्य स्टोल के चारों ओर किसका आवरण होता है, स्पोरोपोलेनिन का। और जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वहां क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। और इन जनन छिद्रों से क्या निकलती हैं, पराग नलिकाएं निकलती हैं। इनसे क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। ये भी सवाल आता है कि जहां स्पोरोपोलेनिन होता नहीं होता बाह्य स्टोल में, वहां क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र। और जनन छिद्रों से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। तो परागकण को करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित कौन बनाए रखता है, स्पोरोपोलेनिन रखता है। कौन रखता है, स्पोरोपोलेनिन। अब अगला सवाल है अंतःस्टोल किसका बना होता है। अंतःस्टोल लिग्निन का बना होता है या सेलुलोज का बना होता है या पैक्टिन का बना होता है, या आपको बताना बी और सी। तो ये आपको उत्तर बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है कि अंतःस्टोल किसका बना हुआ है। तो आप लिग्निन, सेलुलोज, पैक्टिन, तो आपको बताना ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, यानी ऑप्शन होगा आपके बी और सी दोनों। ठीक है,
इसके बाद पराग कण में समाई जनन कोशिका के विभाजन से क्या बनते हैं? पराग कण होता है, इस पराग कण के विभाजन से दो कोशिका बनती हैं, एक बनती है कायिक कोशिका और एक बनती है जनन कोशिका। ये जनन कोशिका छोटी होती है और कायिक कोशिका तरकु आकार की, कायिक कोशिका होती बड़ी होती है और जनन कोशिका बिल्कुल छोटी होती है। जनन कोशिका है उसके विभाजन से दो नर युग्मक बनते हैं। कितने बनते हैं? जनन कोशिका के विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? दो नर युग्मक बनते हैं। ये ध्यान रखना है कि जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक बनेंगे? दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, पेन ले कॉपी लेकर। ये मैंने 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब आप ईमानदारी से रिप्लाई करो कि आपको कितने सवाल थे जो इसमें से आते थे। बच्चों इस बार सवाल थोड़े भारी हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रश्न को ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आपको उत्तर मिलेंगे। बाकी आप इसमें उत्तर देना आपके लिए बस की बात नहीं है। फिर भी आप लोग इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, आप लोग उत्तर दे देंगे, क्योंकि सब क्या है आजकल रात दिन एक कर रहे हैं। अब 24 मार्च को परीक्षा की तारीख आ चुकी है कि बोर्ड की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होगी। तो आप लोग अब जुड़ जाओ और आपको क्या करना है कि परिणाम लाना है पूरे में से पूरे नंबर। सवाल है आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो आपको पता है आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष किससे बनता है? अपन कहते हैं कि एक नर युग्मक है, जब द्विगुणित द्वितीयक केंद्र के साथ संलयित होता है तो क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। तो इस तरह से ये भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। कैसा होगा? त्रिगुणित होगा। तो आपसे पूछा आवर्त बीजी, अगर ये अनावर्त बीजी कहता तो उसमें अगुणित होता। ये मान लो यहाँ जिम्नोस्पर्म लिख देता और फिर पूछता कि जिम्नोस्पर्म के अंदर भ्रूणपोष होता है या अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है, तब आपको उस कंडीशन में आंसर बताना पड़ता था अगुणित। लेकिन इसने पूछा है आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है, तो आप तुरंत उत्तर बताओगे ये कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। आपके मेरे हिसाब से सबके उत्तर ये सही हुआ होगा, क्योंकि आप सब महारथी हो, आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, हाथों हाथ ही उत्तर देते हो तुरंत। गेहूं के परागकण का जीवन काल कितना होता है? गेहूं का परागकण, अब ये सवाल है, इस सवाल को आप लोग सोच में पड़ गए होंगे, आपको उत्तर नहीं आ रहा होगा। 5 मिनट, 30 मिनट, करोड़ों वर्ष या 2 से 3 माह मैं ये सवाल है, ये आपको क्या है बता दूं इसका उत्तर। इसका उत्तर होता है 30 मिनट। ये ध्यान रखना, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसा कैसा सवाल पूछा, हमें आता ही नहीं है। लेकिन बेटा सवाल कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आप सोचते ही नहीं हो कि ऐसा सवाल आएगा। फिर उसके बाद गेहूं के साथ आर्यतित खरपतवार जिसके कारण एलर्जी होती है, यानी विदेश से गेहूं लाए थे, उसके साथ में एक खरपतवार आ गई, उस खरपतवार के कारण मनुष्य को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी यानी हे फीवर हो जाता है। हे फीवर के कारण अपन कहते हैं जैसे क्या होता है, शरीर में लाल दाने होते हैं, नाक से पानी आता है। तो गेहूं के साथ में कौन सी खरपतवार आई जिसके कारण एलर्जी होती है? पहला ऑप्शन है गाजर घास, दूसरा है पार्थेनियम, तीसरा है छीटक चांदनी जिसको अपन कांग्रेस घास या चिनोपोडियम के नाम से जानते हैं। तो इसके फूल बहुत ही पीले पीले आते हैं। तो आपसे पूछा गेहूं के साथ कौन सी ऐसी खरपतवार आई जिसके कारण एलर्जी होती है, तो आप बताओगे गाजर घास और पार्थेनियम एक ही नाम है बेटा। तो ये गाजर घास या पार्थेनियम के कारण क्या होती है? एलर्जी होती है। अगला सवाल है परागकण या वीर्य या शुक्राणु है। वीर्य के अंदर ही शुक्राणु होते हैं, उसको कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न ताप पर सुरक्षित रखा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ठीक है, पहला है हिम शीतलीकरण, दूसरा है क्रायोप्रिजर्वेशन, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त सभी, और चौथा आसवन। तो आसवन का मतलब तो गर्म होता है, तो अपन -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और दर नाइट्रोजन के अंदर उसको रख देते हैं। तो ये करोड़ों वर्षों तक क्या होते हैं, जो पराग कण होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और पराग बैंक के अंदर रहते हैं। अगर अपन बीज बैंक बनाएंगे तो उसमें बीज सुरक्षित रख देंगे और पराग बैंक बनाएंगे तो उसमें पराग कण सुरक्षित रहेंगे। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, और इसका उपरोक्त दोनों होगा, ये ध्यान रखना है। नारियल का खाने योग्य भाग, नारियल का कौन सा भाग होता है जो खाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल में बाह्य फल भित्ति होती है वो हरे हरे रंग की होती है, मध्य फल भित्ति ऐसे रेशेदार होती है और अंत फल भित्ति कठोर होती है, और इसके अंदर चीटक होती है, और जो पानी होता है, चीटक और पानी को कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं?
भ्रूणपोष कहते हैं। तो नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, ये ध्यान रखना है। अब बच्चों अपन ने क्या क्वेश्चन ऑल इंडिया, मैंने पांच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक टेलीग्राम पे एक चैनल बना रखा है आरबीसी बायोलॉजी के नाम से, आप लोग सर्च करें और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा। आप लोग उसमें क्वेश्चन आंसर है उनकी प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उस ग्रुप के अंदर जोड़े। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पुष्प को छूता है, उसके हाथ पर पीले रंग का पाउडर चिपक जाता है, ये पीले रंग का पाउडर है। तो अपन कहते हैं ये पीले रंग का पाउडर तो आजकल क्या है अपने मन में सवाल आ गया, मेहंदी है क्या है? तो पीले रंग का पाउडर आ गया तो अपन कहेंगे भाई परागकण है, बीजांड है, भ्रूणपोष है, बाह्यदलपुंज है। तो आपको पता ही है कि जब पुष्प को छुआ जाता है तो पुष्प के अंदर क्या होते हैं? असंख्य परागकण होते हैं। पुष्प में असंख्य परागकण होते हैं, ये उड़ते हैं हवा के अंदर और मादा भाग के पास जाते हैं। जब परागकण को छुआ जाता है, तो ये पूरे शरीर पर चिपक जाते हैं कीट के, तो परागकण है, इसका उत्तर क्या है? परागकण है। फिर उसके बाद सेव का खाने योग्य भाग, ये सेव है, इस सेव के अंदर बीचों बीच में क्या होता है? ये जैसे अपन कहते हैं कि अंडा से होता है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये क्या है? पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन है जो खाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेव का खाने योग्य भाग क्या है? सेव का खाने योग्य भाग आपको बताना है पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन होता है जो खाया जाता है। बाह्य फल भित्ति, भ्रूणपोष, मध्य फल भित्ति नहीं खाई जाती इसके अंदर। ये एक आभासी या झूठा फल होता है। ये कैसा फल होता है? आभासी या झूठा फल होता है। तो आपको इसका उत्तर बताना पुष्पासन। भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है? भ्रूणपोष एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का। अब आपको बताइए भ्रूणपोष होता है, पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है जिसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। तो तीन तरह का भ्रूणपोष होता है। तो आपका उत्तर होगा तीन प्रकार का। कैसा होगा? तीन प्रकार का भ्रूणपोष होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, मादा युग्मोद्भिद के विकास के समय केंद्रक का कितनी बार समसूत्र विभाजन होता है? जब मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है तो आपको पता ही है कि पहली बार केंद्रक का विभाजन होता है और दो केंद्रक बनते हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर दूसरी बार समसूत्र विभाजन होता है और दोनों ध्रुवों पर क्या होते हैं? दो हो जाते हैं। और तीसरी बार समसूत्र विभाजन पर दोनों ध्रुवों पर कितने हो जाते हैं? चार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कितनी बार समसूत्र विभाजन होता है? तीन बार होगा। कितनी बार होगा? तीन बार होगा। एक प्रारूपिक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूणकोश में कितने केंद्रक और कोशिकाएं होती हैं? तो ये परिपक्व आवृतबीजी है भ्रूणकोश। इसमें तीन केंद्रक होते हैं, वो होते हैं निभाग की ओर, और तीन कोश केंद्रक होते हैं, ये होते हैं बीजांड द्वार की ओर, और एक मध्य में केंद्रक होता है, दो मध्य में केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो केंद्रक संख्या पूछी है, केंद्रक होते हैं इसमें 8। कितने होते हैं? 8 केंद्रक। लेकिन कोशिका होती हैं 3 प्रतिमुखी कोशिका, 3 अंड समुच्चय और 2 अंड समुच्चय और सहायक कोशिका, और बीच में एक द्विगुणी द्वितीय केंद्रक कोशिका। तो कोशिका एक कम होती है, ये ध्यान रखना है। 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी ये 20 सवाल पूछें कि इनको आते हैं कि नहीं आते हैं आपके दोस्तों को। कोई ज्यादा दोस्त नहीं। अब अगला सवाल अपने सामने आ चुके हैं, वे पुष्प जो कभी अनावर्त नहीं होते हैं। अनावर्त मतलब वे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, उनको क्या कहते हैं? यानी कोई भी पुष्प ऐसा है जो अनावर्त नहीं होता है, यानी खिलता नहीं है। पहला है अनामिल परागणी पुष्प, ठीक है। दूसरा है अनुनामिलीय परागणी पुष्प, इसको अपन कहते हैं क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स। क्या कहते हैं इसको? अपन क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स के नाम से जानते हैं इसको, क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स। यानी ऐसे पुष्प जो क्लिस्टो मतलब होता है क्लोज। क्या होता है? क्लिस्टो मतलब होता है क्लोज, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी जिसमें क्लोज मैरिज होती है। ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी अपने जीवन काल में खिलते ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? जो अनावर्त होते हैं, यानी अनावर्त मतलब खिलेंगे नहीं। तो आवर्त कैसे होंगे? आवर्त का मतलब फूलना,
अनावर्त मतलब होता है ढके रहना, या अनावर्त का मतलब है ढके हुए रहना, हर समय यूं ढके हुए रहते हैं, वो खुलते ही नहीं है, यानी वे खिलते नहीं है। ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं? अनिमिल परागणी पुष्प, अनुनामिलीय परागणी पुष्प। तो आपको बताना है, इसमें उत्तर होगा अनुनामिलीय परागणी पुष्प। ठीक है, तो वे पुष्प जो कभी अनावर्त नहीं होते हैं। तो आप उत्तर बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, अनुनामिलीय परागणी पुष्प। अब सवाल है, अनुनामिलीय परागणी पुष्प में क्या होता है? स्वपरागण होगा, स्वयुग्मन होगा या पर परागण होगा? तो अपन जानते हैं इसमें स्वपरागण का एक प्रकार है स्वयुग्मन। क्या है? स्वपरागण का एक प्रकार है स्वयुग्मन। तो उसको कहा जाता है कि अपन क्या हुआ, इसमें क्लोज मैरिज है तो इसमें स्वपरागण होगा और उसमें स्वयुग्मन होगा। तो इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, अनुनामिलीय परागणी पुष्प का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है वोयला, दूसरा ऑप्शन है ऑक्जेलिस, उदाहरण नहीं है वोयला, दूसरा ऑक्जेलिस जिसको खट्टी बुट्टी कहते हैं, तीसरा कैमेलिना या कनकोवा और चौथा धतुरा। तो अपन जानते हैं धतुरा कैसा है, उभयलिंगी पुष्प है और ये कई बार आपने देखा होगा ये खिल जाता है। क्या हो जाता है? खिल जाता है। तो धतुरा इसका उत्तर आपको बताना है। धतुरा है वो कैसा पुष्प है? वो अनमील परागणी पुष्प है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल है, वेलिस्नेरिया में परागण होता है, वेलिस्नेरिया में परागण जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है या कीट द्वारा होता है या मधुमक्खी द्वारा होता है? तो आप बताओगे इसमें वेलिस्नेरिया चूंकि जलीय पौधा है तो इसमें वायु द्वारा परागण तो नहीं होगा, जल द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जल द्वारा परागण होगा। फिर उसके बाद वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसको अपन जलकुंभी या आइकोर्निया कहते हैं, दूसरा है वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। चूंकि ये जलीय पौधे हैं, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ क्या है? जलीय पौधे हैं, समुद्र के अंदर उगते हैं या जलाशय में उगते हैं। तो इसमें परागण किसके द्वारा होता है? नेचुरल सी बात है, जल द्वारा इसमें नहीं होता, ये अपवाद है। इसमें वायु द्वारा और कीट द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। अब क्वेश्चन आ गया है अपने क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होना, यानी कि बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण होते हैं। उस आपको बताइए एक बीज से एक पौधा ही बनता है, लेकिन एक बीज में एक से अधिक भ्रूण भी पाए जाते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, क्रोटोलेरिया है। इन पौधों के अंदर एक से अधिक भ्रूण होते हैं। ठीक है, बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण होते हैं, तो नाम से ही पता चल जाता है कि एक से अधिक बीज के अंदर भ्रूण है, इसका मतलब क्या है? बहुभ्रूणता है। क्या है? बहुभ्रूणता है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, द्विव निषेचन और त्रिक संलयन, द्विव निषेचन और त्रिक संलयन से किसका निर्माण होता है? आपको पता ही एक नर युग्मक किसके साथ मिलता है? एक अंड कोशिका के साथ मिलता है। नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलता है, इसको कहते हैं सत्य निषेचन, और इससे बनता है द्विगुणित युग्मनज। क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और दूसरा नर युग्मक क्या होता है? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है और इससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और इससे बनता है भ्रूणपोष। क्या बनता है? भ्रूणपोष। तो आपसे पूछा कि द्विव निषेचन और त्रिक संलयन से किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का, भ्रूण का, द्विगुणित भ्रूणपोष का, या ए और बी दोनों? तो आपको पता है इससे क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी बनता है और भ्रूण भी बनता है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना। सॉरी बच्चों, तो द्विव निषेचन और त्रिक संलयन से किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और भ्रूण दोनों बनते हैं। आभासी फल का उदाहरण नहीं है, यानी आभासी फल किस में नहीं पाया जाता? एक होता है जो होता है सत्य फल और एक होता है आभासी फल। आभासी फल को अपन क्या कहते हैं? आभासी फल को अपन झूठा फल भी कहते हैं या इसको कहते हैं मिथ्या फल। क्या कहते हैं? झूठा फल या मिथ्या फल कहते हैं। यदि ये पुष्प है, इस पुष्प का केवल अंडाशय होता है, इस अंडाशय से फल बनता है। यदि पुष्प के केवल अंडाशय है, उससे फल बनता तो उसको कहते हैं सत्य फल। लेकिन अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई अन्य भाग, जैसे ये बाह्य दल है, जैसे ये दल है, ये पुमंग है, जायांग है, पुष्पासन है, वो अगर योगदान देता तो उसको कहते हैं
आभासी फल, क्या कहते हैं, आभासी या झूठा फल। आप अपनी मेहनत से नंबर लाते हो तो आप कहते हो मैं सत्य हूं, और मेहनत के साथ में चीटिंग भी हो जाती है तो झूठे नंबर हो जाते हैं। तो अगर मान लो अंडा से फल का निर्माण में योगदान देता है, बाकी सब भाग जड़ जाते हैं। जैसे आपने बैंगन खाया होगा, बैंगन के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ये हरे हरे कलर के लगे रहते हैं फल के साथ ही। आप कहते हो अरे भाई तुम अभी तक लगे हुए हो क्या, तो वो क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं। क्या होते हैं, वो फल के निर्माण में योगदान देते हैं, वो चिरलग्न होते हैं, जिंदगी भर लगे रहते हैं। आपने जैसे भिंडी खाई होगी, आपने जैसे मिर्च खाई होगी, टमाटर खाई होगी, इसमें ये लगे होते हैं। तो इसी तरह से आभासी फल है, यानी फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा, ये अंडाशय के अलावा पुष्पकानीय भाग जैसे पुष्पासन योगदान देता है सेव के अंदर। तो आभासी फल का उदाहरण नहीं है, अखरोट है ये आभासी फल है, सेव है आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी है आभासी फल है, लेकिन पपीता है वो सत्य फल है। क्या है, पपीता सत्य फल है। अब अभ्रूणपोषी बीज, यानी ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता है, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता है, भ्रूणपोष होता उसकी खपत हो जाती है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है चना और चौथा है मटर। ये मूंगफली है, चना है, मटर है, इन सब के अंदर ऐसे दो बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं। मूंगफली में आपने देखा होगा ऐसे दो बीज पत्र होते हैं, चने में भी इस तरह दो बीज पत्र होते हैं, मटर भी में भी इस तरह दो बीज पत्र होते हैं। लेकिन चावल का जब चित्र बनाते हैं तो इस तरह से इसमें क्या होता है, या भ्रूणपोष होता है। क्या होगा, भ्रूणपोष होता है, चावल के अंदर भ्रूणपोष होता है, ये दान है इसके अंदर। फिर उसके बाद भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है, मूंगफली है उसमें दो बीज पत्र हैं, ठीक है। चने के अंदर क्या होते हैं, चने के अंदर आपको बताना है भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो बाजरे के अंदर क्या होते हैं, भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण आपके बाजरा बताना है। ये सब क्या है, तो अपने ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, अपन वापस उसको डाउट को क्लियर कर देते हैं। भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है, यानी इसके अंदर क्या होता है, बाजरा के अंदर तो भ्रूणपोष पाया जाता है, इन तीनों के अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने सवाल थोड़ा, अपन ने सवाल थोड़ा बना दिया है, भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है तब तो आपको बाजरा बताना है, और यहां पूछे अभ्रूणपोषी बीज नहीं है तब आपको चावल बताना है। ये क्या है, ये आपको बताना है, चावल है, बाजरा है, गेहूं है, ये सब कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, ये ध्यान रखना आपको।